आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। 70 के संग्राम की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर दौरे के दौरान जेपी नड्डा बंगाली समाज के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान अपने संबोधन में नड्डा ने बंगाली समुदाय के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। आशीर्वाद बनाए रखेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और बंगाल के लोगों का जो डिमांड है, उनकी जो मांगे हैं, उसको मुख्य धारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ाना हमारा काम है। हम जरूर करेंगे। 12,000 किलोमीटर बनाकर के 4 धाम को जोड़ा गया है। 889 किलोमीटर की सड़क बन गई, चारों धाम को जोड़ा गया। मोदी जी इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा ये वीरों की भूमि है, यहाँ अगर 4 धाम बन रहा है तो सैन्य धाम भी बनना चाहिए और वीरों को याद करना चाहिए। हरिद्वार में और हल्द्वानी में दोनों में रिंग रोड का काम चल पड़ा है ताकि टूरिस्ट बाहर से डाइवर्ट हो जाए, इसका काम चल पड़ा है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम के तहत 3,340 करोड़ रुपए और लगभग 55,000 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। इसके लिए मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी जी ने किस तरीके से स्कीम को आगे बढ़ाया है इसके लिए मैं बधाई देता हूं। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आपको ऋषिकेश नहीं जाना पड़ेगा, आपको रुड़की नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा। रुद्रपुर दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने शहीदों को याद किया। नड्डा ने शहीद उधम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों से भी मुलाकात की। देखिए, आज जेपी नड्डा उत्तराखंड में मौजूद रहे और रुद्रपुर में उन्होंने न सिर्फ आज बिगुल फूंक दिया 2022 के चुनावों को लेकर, बल्कि विपक्ष पर भी निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही साथ शहीदों को नमन किया जेपी नड्डा। और उत्तराखंड में थम नहीं रहा है कोरोना। आज आए कोरोना के 8 नए मामले। आज 6 मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। एक्टिव केस की संख्या 174। आज कोरोना से एक मरीज की मौत की भी खबर सामने आई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के नए केस नहीं रुक रहे हैं। आज कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या हो गई है 174। हालांकि 6 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं और एक मरीज के मौत की भी खबर मिल रही है। एक मरीज की जान गई है कोरोना की वजह से, ऐसी जानकारी मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने सबसे पहले तिबड़ी में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। पदयात्रा के दौरान हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी पुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आम जन की कठिनाइयाँ निरंतर बढ़ रही हैं। उसके खिलाफ हम एक रचनात्मक भाव से तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। और हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि धर्म का समाज में खटास के लिए इस्तेमाल करती है भाजपा। वोट की राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हरीश रावत जो पूरी तरीके से हमलावर नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, एक बार फिर से उन्होंने करारा हमला बोला है बीजेपी पर और कहा है कि धर्म का जो इस्तेमाल है वो समाज को बांटने के लिए करती है, वोट के लिए करती है भाजपा। धर्म को खटास के लिए इस्तेमाल करती है, समाज में खटास पैदा करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए। हम धर्म को अपनी व्यक्तिगत आस्था और ईश्वर के साथ अपने तारतम्य को स्थापित करने के लिए करते हैं। हमारा और उनका मकसद अलग अलग है। उनका मकसद है समाज में विद्वेष फैलाना। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन मनीष सिसोदिया ने देहरादून में बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिसोदिया ने व्यापारियों से बातचीत की, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार कर रहे व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान सिसोदिया ने व्यापारियों के सामने दिल्ली सरकार का मॉडल रखा। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के हितों के लिए क्या क्या काम किए हैं।
उत्तराखंड के व्यापारियों से चर्चा की कि किस तरह से उत्तराखंड में वो संभावनाएं हैं कि उत्तराखंड का व्यापारी ना सिर्फ अपनी तरक्की कर सकता है बल्कि पूरे उत्तराखंड की तरक्की में भागीदार बन सकता है। यहाँ पर्यटन में, आध्यात्मिक पर्यटन में, रिलीजियस के अलावा एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिज्म में, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सब में इतनी संभावनाएं हैं कि व्यापारी बहुत तरक्की कर सकता है यहाँ का, और उसके माध्यम से एक आम आदमी की खूब तरक्की हो सकती है। लेकिन उसका रोड मैप बनाना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिटिकल विज़न तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए ऐसी सरकार लानी पड़ेगी जिसमें पॉलिटिकल विल हो, उसके पास पॉलिटिकल विज़न हो इस चीज़ का काम करने का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके पूरे ढांचे पे काम करेगी। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 6-7 साल में काम करके, व्यापारियों से चर्चा कर करके, अलग अलग सेक्टर के व्यापारियों से चर्चा कर करके दिल्ली का जो GSDP है वो बहुत मेहनत करके 11 से 12% पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे को लेकर हरीश रावत ने तंज कसा और हरीश रावत ने कहा है कि पहाड़ पर वोट कटवा पार्टी के लिए कोई जगह नहीं। अभी कुछ दिन उनको उत्तराखंड के गाड़ गधेरों का अनुभव लेने दीजिए, अच्छी बात है। हम किसी पार्टी के आगमन पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, इस समय जो भी पार्टी वोट कटुआ के तौर पर काम करेगी उस पार्टी को लोग लंबे समय तक दंडित करेंगे, और इस समय कोई भी तीसरी पार्टी जो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को लाभ पहुंचा रही है वो जनता को स्वीकार्य नहीं है। चुनावी मौसम में उत्तराखंड में नियुक्तियों का मामला गर्मा गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और भाजपा के नेताओं के बीच इसे लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। हरीश रावत ने एक बार फिर से ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिन पदों को निकाला गया था और कई पदों में परीक्षाएं की हुई, उन सबको अपने आंकड़ों में शामिल करवाकर कुछ भाजपाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। धर्म को खटास के लिए इस्तेमाल करती है, समाज में खटास पैदा करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए। हम धर्म को अपनी व्यक्तिगत आस्था और ईश्वर के साथ। चुनावी मौसम में महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ रही है। टिहरी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय टिकटों में महिलाओं को 40% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। किशोर उपाध्याय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों से 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए। प्रेक्षक जी से कहा है कि वो अपने साथियों के साथ और हाईकमान से बात करके, और मैं इस पक्ष में हूं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो कहा है, मैंने तो बल्कि 2017 के चुनाव में कहा था कि हम लोगों को एक बार ये कोशिश करनी चाहिए या एक नई धारा यहाँ से जो है बनानी चाहिए राजनीति की, कि एक बार पूरी विधानसभा और पूरी सरकार अपनी बहनों जो अच्छे ढंग से घर चला सकती हैं, और उत्तराखंड वैसे भी नारी विमर्श का जो है उद्गम स्थल रहा है, एक बार 70 के 70 सीटों पर लगवा दीजिए, उनकी सरकार बने, और जिस तरह से वो अच्छे तरह से घर चला सकती हैं वो प्रदेश को भी चला सकती हैं। उधर झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल अपने बयानों को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल मीडिया ने जब देशराज से सवाल किया कि इस बार उनका टिकट कटने की चर्चा है तो देशराज भड़क गए और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुत्ते ये भौंक रहे हैं कि मेरा टिकट कट गया है, जब टिकट हुआ ही नहीं, और वो कुत्ते जो ये भौंक रहे हैं कि कट गया है, तो कितनी सच्चाई है उनके टिकट में, वो तो आप जानते हैं ना। किसी के भौंकने से, कुत्तों के भौंकने से मेरा टिकट नहीं कटने वाला। अगर जब मुझे मिला ही नहीं तो कटेगा कहाँ से? मैं बिल्कुल एकलव्य ने इतने तीर मारे थे कि उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया था। मुझे एकलव्य बनना पड़ेगा और इतने तीर मारूंगा कि वो भौंक नहीं पाएंगे जो कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं, और जब मुंह तीरों से भर जाएगा ना तो आवाज मुंह से नहीं कहीं और से आएगी।
उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा में विधायक राजकुमार के भाजपा में शामिल होने के बाद अब इस क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में पूर्व विधायक मालचंद खेमे की चिंता भी बढ़ रही है। दरअसल भाजपा अगर राजकुमार को टिकट देती है तो मालचंद को टिकट मिलना मुश्किल है। 2017 में मोदी लहर होने के बाद भी मालचंद भाजपा से हार गए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2022 चुनाव की घोषणा से पहले पूर्व विधायक मालचंद को चक्रव्यूह में फंसा दिया। अगर वो पार्टी में है तो पार्टी में उनको अपने दावेदारी रखने का, लेकिन मैं ये कहता हूँ, इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय जो पूर्व विधायक जी रहे हैं हमारे, उनको जनता ने 10 साल दिए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल में उन्होंने विधानसभा में, पुरोला विधानसभा के कौन से इशू, कौन से विषय, कौन सा नियोजन उन्होंने किया है, उसको जनता के पटल पे रखें। और नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर पर हुए हमले की हरीश रावत ने निंदा की। हरीश रावत ने कहा कि इस तरह के हमले ठीक नहीं। क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं। विचार कुछ भी रहा हो, लेकिन किसी तरीके की आगजनी, हिंसा आदि नहीं होनी चाहिए। उससे उत्तराखंड के मान को ठेस पहुंचती है। आपका आइडिया कुछ हो, किसी का आइडिया कुछ हो, आप उनको वैचारिक युद्ध में परास्त करिए, मगर उसको हिंसा के जरिए कुछ भी करेंगे तो उससे उत्तराखंड की शान पर बट्टा लगता है। यूपी और उत्तराखंड के बीच चल रहे परिसंपत्ति विवाद को लेकर कल बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर कल 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जाएंगे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड की तकरीबन 20,000 करोड़ की संपत्ति उत्तर प्रदेश के अधीन है, जिन पर मेंटेनेंस का काम उत्तराखंड करता है और उसके रॉयल्टी उत्तर प्रदेश को जाती है। राजस्व के नुकसान के साथ साथ उत्तराखंड को भूमि और संपत्तियों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी ये मामला आज तक नहीं सुलझ पाया। हालांकि अब चुनाव करीब हैं तो दोनों सरकारें इस मामले को सुलझाने में तत्परता दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति विवाद सुलझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई हजार करोड़ की परिसंपत्तियों पर उत्तर प्रदेश का अधिग्रहण है और ये सभी ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनसे एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को मिल सकता है। ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा जाए। बड़ा सवाल ये है कि दोनों ही प्रदेशों में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और दोनों ही सरकारें पिछले 5 सालों से इस मामले को सुलझा नहीं पाई हैं, जबकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि दोनों प्रदेशों में जब भाजपा की सरकार है तो दोनों प्रदेशों की सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन कर इस मामले को सुलझा लेंगी। कई हजार करोड़ की संपत्तियां सिंचाई विभाग की है, आवास विकास विभाग की है और कई हजार करोड़ की संपत्तियां परिवहन विभाग की है। अकेले टिहरी डैम की अगर मैं बात करूं तो अकेले टिहरी डैम की 12% रॉयल्टी सिर्फ उत्तराखंड को मिलती है, बाकी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को जाती है। ऐसे में ये उम्मीद अब लग रही है कि दोनों प्रदेश की सरकारें मिलकर इस मामले को जल्द सुलझा लेंगी और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द से जल्द सुलझा जाए ताकि उत्तराखंड की जो रॉयल्टी है वो उत्तराखंड को मिल सके और यहाँ पर उसका फायदा प्रदेश की जनता को मिले। देहरादून से अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ पंकज राणा, एबीपी। और अब आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी परिसंपत्तियां हैं जिनको लेकर यूपी के साथ विवाद है। उत्तराखंड सिंचाई विभाग की करीब 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि, 4,000 से अधिक भवनों पर अभी भी उत्तर प्रदेश का ही कब्जा बरकरार है। अभी तक महज 20% भवनों को उत्तराखंड को देने पर सहमति हुई है। हरिद्वार में कुंभ मेला कावड़ मेले की 697 हेक्टेयर भूमि पर यूपी सिंचाई विभाग का कब्जा है। 500 करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड परिवहन विभाग की विवादित है। हरिद्वार का भीमगौड़ा बैराज, बनबसा का लोहिया हेड बैराज, कालागढ़ का रामगंगा बैराज अभी भी यूपी के कब्जे में है। टिहरी डैम पर अभी भी उत्तर प्रदेश का मालिकाना हक है। यूपी 1,000 करोड़ रुपए सालाना राजस्व ले रहा है। उत्तराखंड को टिहरी बांध से 12.5% रॉयल्टी मिलती है। 11 विभागों की भूमि, भवन और दूसरी परिसंपत्तियों पर उत्तराखंड की सीमा में उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तराखंड में आवास विकास परिषद की देहरादून और उधम सिंह नगर में कॉलोनियां हैं। यूपी ने प्राइवेट लोगों को बेच चुका है और अब तक किश्तों का भुगतान उसी को हो रहा है। औरगढ़ विधानसभा का सियासी गणित, इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और चंद्रा पंत विधायक। पिथौरागढ़ विधानसभा सीट सूबे की हॉट सीट में शामिल रही है। इस सीट पर फिलहाल भाजपा की चंद्रा पंत विधायक है। चंद्रा पंत पूर्व मंत्री प्रकाश पंत की पत्नी है। पिथौरागढ़ क्षेत्र में भाजपा का दबदबा रहा है। दिवंगत नेता प्रकाश पंत इस सीट से कई बार चुनाव जीते थे।
2002 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला भाजपा के प्रकाश पंत और कांग्रेस के मयूख मेहर के बीच था। प्रकाश पंत ने ये चुनाव 6126 वोटों के अंतर से जीता। 2007 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने प्रकाश पंत को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में प्रकाश पंत की ही जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस के रविंद्र सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। मगर 2012 के विधानसभा चुनाव में बदलाव हुआ। जनता का समर्थन कांग्रेस के मयूख मेहर को मिला और भाजपा के प्रकाश पंत चुनाव हार गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच फिर से कांटे की टक्कर हुई, मगर प्रकाश पंत फिर चुनाव जीत गए। हालांकि प्रकाश पंत के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें उनकी पत्नी चंद्रा पंत की जीत हुई। चंद्रा पंत को भरोसा है कि जनता इस बार भी उनके साथ है। जहाँ पर हमारे शिक्षक नहीं थे, शिक्षक विहीन थे, जो विद्यालय, उन विद्यालयों में हमने शिक्षक देने का प्रयास किया। और अब मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है सीमांत का कि जहाँ पर अध्यापक न हो। हर रिक्तता को हमने पूर्ण किया है। मगर इस बार पिथौरागढ़ की जनता विकास की सुस्त रफ्तार से नाराज है। मौजूदा विधायक चंद्रा पंत को लेकर जनता ज्यादा संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मयूख मेहर भी क्षेत्र में काफी सक्रिय है। साथ ही आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर अच्छा समर्थन मिल रहा है, जिससे 2022 का चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं कि इस सीट पर हुए पिछले विधानसभा उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा था। भाजपा ने प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस की तरफ से अंजू लुंठी मैदान में थी। लेकिन चुनाव में भाजपा की जीत हुई और चंद्रा पंत विधानसभा पहुंच गई। चंद्रा पंत ने अंजू लुंठी को 3267 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। विधायक चंद्रा पंत दावा कर रही हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। बेस हॉस्पिटल हमारा पूर्ण है। उस संबंध में हमारी यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और गरीबों को स्वास्थ्य का लाभ मिले, इस उद्देश्य से हमने बेस हॉस्पिटल का निर्माण पूरा कराया है। और जहाँ पर जिला अस्पताल की बात है, अब ऐसा कोई हमारा ज़िले में ऐसा वो नहीं है कि डॉक्टरों की कमी नहीं है। हमने इस कोरोना काल में समस्त डॉक्टरों का यहाँ पर नियुक्ति करी है। शिक्षकों की बात करी तो ये भी दावे सरासर झूठे हैं। और पानी का हाल आप पिथौरागढ़ में देख ही रहे हैं, कहीं पानी आ रहा है तो कहीं पानी हफ्तों तक नहीं आ रहा है। लोग बर्तन लेके लाइन में खड़े रह के अपने उसका पानी का इंतजार कर रहे कि हमारा नंबर किस समय आए। और अब आपको दिखाते हैं कि पिथौरागढ़ की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, नियमित हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाना, जिला मुख्यालय के करीब के गांव में सड़कों की समस्या। जो भी वादे किए गए थे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा, वो कोई भी पूरे नहीं हो पाए। चाहे मैं बात करूं स्वास्थ्य की, चाहे मैं बात करूं चिकित्सा की, मैं बात करूं शिक्षा की। पिथौरागढ़ में जिस क्षेत्र में पर्यटन का के लिए बनना चाहिए था, जो क्षेत्र जहाँ जू बनना चाहिए था, जहाँ लोग पर्यटन के लिए खुद देखने आते हैं, वहाँ इन्होंने जेल बनाने का काम किया है। गांव से 1965 में लास्ट नायक नंदकिशोर भट्ट ने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर किए थे। सरकार कहती है कि हम हर सैनिक के गांव में स्मारक देंगे, रोड देंगे, पर इस गांव में आप देख लीजिए, न तो रोड है, न स्मारक है, न स्मृति पटल है। देखिए, आपने सुना कि विधायक के काम को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है और जनता विधायक के काम पर कितनी मुहर लगा रही है और कितनी नाराजगी जनता के सामने आ रही है, ये हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ जो मुद्दे थे वो भी कहीं ना कहीं अब हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मसाला और सब्जी महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव की शुरुआत कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने की। महोत्सव का मकसद उत्तराखंड के मसालों और सब्जियों को बढ़ावा देना है। बद्रीनाथ धाम में मौसम बदल गया है। नवंबर महीने में ही बद्रीनाथ धाम में पारा काफी गिर गया है, जिससे बद्रीनाथ में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि अभी से नदियों का पानी जमने लगा है, तो वहीं झीलें भी जम गई हैं।